नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बड़े ही जाने माने पत्रकार अशोक वानखेड़े, 30 साल से पत्रकारिता का एक बड़ा नाम। आज हम चर्चा करने आए हैं सेकुलरिज्म को लेकर। सेकुलरिज्म को लेकर अलग अलग अपने अपने तरीके से लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन सही मायने में सेकुलरिज्म क्या है? भाऊ, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार राकेश भाई, एक तो बधाई आपको कि एक बहुत अच्छा काम आपने शुरू किया, क्योंकि आप प्रोफेशन से लॉयर हो, काम की कमी आपके पास भी नहीं, लेकिन इसमें एक सोशल मैसेज जाता है कि जो सोशल अवेयरनेस का काम करके आप कम्युनिकेशन में आए हो, तो पहले इस लाइन में आने के लिए बधाई। और मेरी शुभकामनाएं कि ऐसे ही अच्छे विषयों को उठा लिया कीजिए, क्योंकि आज के डेट में टेलीविज़न चैनल देखना लोगों ने करीब करीब छोड़ दिया है। तू मैं की जो मच्छी बाज़ार लगता है, वो पोर्टल्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी लगातार डर है कि कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो जी। तो ये बड़ा जिगरे का काम है कि आप अच्छे इशू उठाते हो, जिसमें वाकई समाज में जो ताना बाना है समाज का, उसको मेंटेन करने के लिए ऐसे कई आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है। हम तो बोल सकते हैं, हम तो प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, और आपने प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपने बात सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म का ओरिजिनल कंसेप्ट यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि चाहे आप इस्लाम में जाइए, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में जाइए, चाहे आप हिंदुइज़्म में जाइए, ये मैं तीन मोटी मैंने धर्म लिए हैं, इसके यदि ओरिजिनल बुक्स में आप जाइए, इनके ओरिजिनल टीचिंग्स में आप जाइए, तो आपको सेक्युलरिज्म ही दिखेगा। लेकिन इसको परिभाषित करते हुए जो लोग ले आए हैं, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे हिंदू हो, उन्होंने अपने अपने हिसाब से समय समय पे जो अपने को फ़ायदा दे जाए उस हिसाब से सेक्युलरिज्म को डिफाइन किया और समाज का शोषण किया। यदि हम हिंदू हैं, यदि मैं अधिकार से बोलूँ हिंदुइज़्म पे, तो वैदिक पीरियड में क्या था? क्या वर्ण व्यवस्था थी? नहीं थी। एक ही घर में यदि एक कोई बेटा बिजनेस करता है तो वो वैश्य कहलाता है, एक बेटा फौज में चला जाए राजा के तो क्षत्रिय हो जाता, एक बच्चा यदि प्रीचिंग का काम करे, धर्म ग्रंथ पढ़े और मंदिर में जाए पूजा करे तो पंडित कहलाता, एक बच्चा यदि कोई खेती का काम करे तो किसान कहलाता, उसी परिवार का कोई बच्चा यदि चमड़े का, वो कला थी, चमड़े के जूते बनाना, चमड़े को कसना एक कला थी, लोहे का सामान बनाना कला थी, कारपेंट्री एक कला थी, मिट्टी के घड़े बनाना एक कला थी। ये बहुत बड़ा साइंस था और उनको इज्जत मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे जिनके हाथ में सत्ता आती गई, उन्होंने अपने आप को समाज का एक अभिजात्य अंग बनाने का प्रयास किया। जिनके हाथ में तलवार थी, जिसके हाथ में शक्ति थी, जिसने राज्य करना चाहा, उसने अपने आप को अभिजात्य बोला। उस राजा को रिकग्नाइजेशन देने वाला जो धर्म पंडित है, उसने अपने आप को अभिजात समाज का बता दिया। फिर उन्होंने मिडिल क्लास में वैश्य को रखा कि उसके पास पैसा भी है, इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। फिर कारपेंटर से लेके, लोहार से लेके, चमड़े का काम करने वाले से लेके, जुलाहा से लेके, सब लोगों को इन्होंने सब स्टैंडर्ड कर दिया। किसी धर्म ग्रंथ में, किसी विधा में, किसी वेदों में ये लिखा नहीं गया है कि ये काम करने वाले को मंदिर में प्रवेश या ये पूजा नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस ज़माने में जिसने जैसा सूट किया वैसा वैसा सेक्युलरिज्म हो गया। उसके बाद हम सीधा मॉडर्न इंडिया की यदि बात करें तो हमारे यहाँ अब लोकतंत्र है, प्रजातांत्रिक सिस्टम है और राजनीतिक दल है। तो हर राजनीतिक दल मुखौटा सेक्युलरिज्म का पहनता है और काम वही करता है जिसकी वो विचारधारा है। जी। कांग्रेस का सेक्युलरिज्म जो था वो ओवर प्रोटेक्टिव टू माइनॉरिटीज़ था कि ये माइनर है, समाज में ये पिछड़े है, ये कम नंबर में है, इसलिए बहुसंख्यकों से उनको रक्षित करना है, प्रोटेक्ट करना। ये प्रोटेक्टिनिज्म में वो फेवरेटिज्म बढ़ गया, बिल्कुल ठीक। अपीजमेंट बढ़ गया। ये कांग्रेस को भी समझ में नहीं आया। वैसा ही भारतीय जनता पार्टी की बात करो तो भारतीय जनता पार्टी बात तो सेक्युलरिज्म की करती है और उनकी एक्शन
हिंदुइज्म के आगे बढ़ती नहीं, जी। और वो दिखता है। आज हम कहते हैं कि यदि हिंदू धर्म में ही हम ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक क्यों नहीं है, हम कई बार कहते हैं कि कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल आपको दिख जाता है कि देखो फला कम्युनिटी कैसी इकट्ठा होती है, हम क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। हम किसको हिंदू मानते हैं? एक तरफ तो हम हिंदू को जीवन पद्धति मानते हैं, और यदि हम हिंदू को धर्म माने, जो हिंदू धर्म को मानता है उसमें शेड्यूल कास्ट कहाँ से आ गया, उसने पिछड़ा जाति कहाँ से आ गया। हमारे जातियों ने इस धर्म को इतना बांट दिया कि बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक में हम बदल गए। ये मेजर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। भाव सेकुलरिज्म को लेकर मेरा ये जो मानना है कि राजनीति जो है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक बनाया गया है जिसके आधार पर हमारी सारी चुनावी प्रणाली चलती है। उसमें तय किया गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएगी तो वो एक शपथ पत्र देती है और उसमें बाकायदा सेकुलरिज्म की शपथ लेती है। लेकिन उसके बावजूद पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं। जब आप ओथ लेते हैं एमपी एमएलए के लिए नॉमिनेशन फाइल करते वक्त आप शपथ लेते हैं, ओथ ली जाती है, बाकायदा सेकुलरिज्म की शपथ ली जाती है। लेकिन उस ओथ को फौरन वहाँ से बाहर निकलने के बाद भुला दिया जाता है। बाहर जाकर वोट मांगी ही इस आधार पर जाती है कि मैं फला हूँ, मैं फला का भला करूँगा और मुझे इसलिए वोट दो। तो इस शपथ को इतनी जल्दी भुला देने वाले लोग, क्या उन पर कानूनी प्रक्रिया अपना कोई रुख नहीं दिखा सकती? क्या चुनाव आयोग इस आधार पर वोट मांगने वाले लोगों को उस शपथ के आधार पर रिजेक्ट नहीं कर सकते कि इन्होंने शपथ ली है और शपथ लेने के बाद क्या उस पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन को उस ओथ के आधार पर जिससे वो रजिस्टर्ड होती है, क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है राकेश जी, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन मैं आज उसी संविधान को लेकर चलता हूँ, उसी संविधान पे चलते हैं हम वापस। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान ओपनिंग में कहता है कि हम भारत के लोग अपने आप को, हमारा ये संविधान समर्पित करते हैं। हमारा संविधान किसी दूसरे ने नहीं दिया है, इस देश के जनता ने ये संविधान अपने आप को समर्पित किया है, अपने आप के लिए रखा है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, वो जनता की होती है जिन्होंने ये संविधान अपने आप को समर्पित किया। अब आप बात शपथ पे आती है। हमारे यहाँ सिगरेट के पैकेट पे एक संविधानिक टैग होता है, सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है। सवाल ये है कि यदि सिगरेट पीना ये हानिकारक है, ये सरकार समझती है, बनाने वाला समझता है, वो लिख के आगाह करता है, बेचने वाला वो पढ़ के बेचता है और ख़रीदने वाला वो देख के खरीदता है, तो फिर ये बनता ही क्यों है? बिल्कुल ठीक। ये जो शपथ की बात आप कर रहे हैं ना, ये सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखी हुई वो जो चेतावनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या हमारे यहाँ प्रधानमंत्री शपथ नहीं लेते? बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री ने तो इस बार संविधान को माथे पे लगा के सेंट्रल हॉल में प्रवेश किया। क्या हमारे यहाँ जजेस शपथ नहीं लेते? बिल्कुल। क्या हमारे यहाँ मंत्री शपथ नहीं लेते? बिल्कुल। ये तमाम जो शपथें ली जाती है, और हमारे यहाँ कोर्ट में शपथ नहीं होती जब गवाह आता है, तो क्या शपथ लेके आप सही बात करते हो? यहाँ पे तो शपथ लेके आप जितना झूठ बोलोगे उतना बड़े नेता हो जाते हो। क्योंकि राजनीति ये समाज कारण के लिए नहीं है। समाज का उपयोग हमारे राजनीति के लिए हम कैसा करें, इसके लिए ज़्यादा हो रहा है। और इसके लिए मैं जनता को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली बोलने वाला भी यदि ये कहे कि मैं मराठा हूँ और मुझे वोट दो क्योंकि मैं आपका अपना हूँ, और जो सामने है वह वैश्य है, वो मराठा नहीं है इसलिए वोट मत दो, तो मुझे मराठों ने वोट भी तो दिया है ना। इसमें समाज कहीं ना कहीं गलत है। जिस दिन समाज में ये बदलाव आएगा, उस दिन ये नेताओं की औकात नहीं होगी कि ये ऐसे नाम पे और जाति पे और प्रथा पे वोट मांगेंगे। सारी राजनीतिक दल कहते हैं कि हम धर्म पंथ को नहीं मानते, और चुनाव में वो जब टिकट देते हैं तब जीता हुआ उम्मीदवार ये पहला प्रायोरिटी होती है। फिर उसके ऊपर केसेस हो, वो बलात्कारी हो, वो भ्रष्टाचारी हो, वो कल तक दूसरे पार्टी में था
जो आपको गाली दे रहा था 2 दिन पहले आपके पार्टी में आया, जी वो हो। ये तमाम लोग वो जेल में सजा काट रहा होगा तो भी हमारे यहाँ चुनाव लड़के लोगों ने जीते हैं चुनाव। जी ये हमारे राजनीति के जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये हथकंडे ऐसा है। और यदि पूरे कुएं में पानी पड़ा है राकेश जी, यदि इसमें इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना शुरू किया तो इस देश में एक राजनीतिक दल नहीं है जो उजले माथे से आज कहे कि जो हम शपथ लेते हैं, जो शपथ हमने दी है, जो एफिडेविट हमने दिया है, उसके भरोसे हमें कतई नहीं है। ये कौन सा ये क्यों नहीं पूछा जाता? मेरे जहन में हमेशा सवाल आता है। इनकम टैक्स एक्ट भी है हमारे देश में। 5 साल पहले जो सांसद चुनाव लड़ता है जी उसके ऊपर एक घर होता है उसका, बिल्कुल, उसके बैंक में 10,000 रुपये होते हैं, बिल्कुल, उसके पास एक स्कूटर होती है, पत्नी के पास 25,000 के गहने होते हैं। 5 साल के बाद वो फिर से सांसद का फॉर्म भरता है, बिल्कुल, उसमें उसके 6 घर हो जाते हैं, 8 गाड़ियाँ हो जाती है, पत्नी के पास 20 लाख के जेवर हो जाते हैं, बिल्कुल। एग्रीकल्चर लैंड हो जाती है। वो सिंसियरली भरता है। मुझे बताइए 5 साल में एक आदमी यदि इतनी बढ़ोतरी आपने करती है तो क्या इनको हार्वर्ड के और विदेशी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस मैनेजमेंट के लिए नहीं भेजना चाहिए लेक्चरर करके? बिल्कुल। मैंने तो एक बार कहा था एक प्रोग्राम में कि पार्लियामेंट में तो पार्ट टाइम क्लासेस चलनी चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट के। और ये जो तमाम हमारे सांसद हैं जिनकी 16 टाइम्स 20 टाइम प्रॉपर्टी बढ़ी है 5 साल में, वो क्लासेस ले, ये क्लासेस लेके बताएं कि ऐसा क्या काम करते हैं वो जिससे प्रॉफिट बढ़ेगी। क्यों हम जापान की तरफ देखते, क्यों हम जागते हैं कि ये कंट्री ऊपर हो गई और वो कंट्री ऊपर हो गई? बस इन तमाम बड़े बिजनेसमैन को, ये स्टार्टअप है इनका। ये जो पार्लियामेंट में आए उन्होंने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप शुरू किया, सांसद बन गया वो। और सांसद बनने के बाद 16 गुना उसकी यदि प्रॉपर्टी बढ़ती है तो उसको लेक्चर देने चाहिए, उसको एक MBA का कॉलेज खोलना चाहिए, या इन्होंने MBA में पार्ट टाइम एक बिजनेस चालू करना चाहिए। जैसा लालू यादव ने किया है वो तो जब रेलवे को प्रमोट किया था तब, तो उसके बाद तो इनको बता देना चाहिए कि हमने कैसा किया।